नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे विश्व इतिहास के अंतर्गत लेक्चर नंबर 20। यहाँ पे इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे वीना कांग्रेस 1815 में। देखिए, ये वीना कांग्रेस बेसिकली कुछ नहीं है, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के पश्चात जिस प्रकार से एक नई विचारधाराओं का जन्म हुआ, जैसे कि संवैधानिक राजतंत्र, संविधान आ गया, उदारवाद आ गया, और धीरे धीरे नेपोलियन के तत्पश्चात जब एक नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट एक व्यापक स्तर पे आने जाने लगा। तो देखिए, जब तक नेपोलियन था तब तक तो ये व्यवस्थाएं चल रही थी, लेकिन नेपोलियन के पतन के पश्चात ये व्यवस्थाएं टूटने लग गई। यूरोप में एक अव्यवस्था का यहाँ पे दौर आ गया। अब उस अव्यवस्था के दौर को रोकने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि एक जो प्रगतिशीलता के विचारों को रोकने के लिए, विचारधाराओं के पंखों को काटने के लिए, अब यहाँ पे एक नया यहाँ पे कंसल्ट की यहाँ पे स्थापना की जा रही है, जिसको बोला जा रहा है वीना कांग्रेस 1815। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि ये किस लिए लाया गया। तो ये लाया ही गया था, देखिए, पूरी तरीके से फ्रांस और नेपोलियन के द्वारा जो भी यहाँ पे जनित जो विचारधारा था, उस विचारधाराओं को रोकने के लिए लाया गया था। और इसका जो आर्गुमेंट था कि इससे यूरोप में शांति आएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर एक परिवर्तनवादी विचारधारा को रोकने के लिए जब इस प्रकार का जब कदम उठाया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं इतिहास के साथ खिलवाड़ है। इतिहास की धारा को यहाँ पे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और इसमें जो रोल प्ले करेगा मेटरनिक, देखेंगे यहाँ पे वीना कांग्रेस की जो अध्यक्षता इसी मेटरनिक के नेतृत्व में किया जाएगा, जो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत एक चांसलर हुआ करता था। और आगे चल के इसी में आप देखेंगे कंसल्ट ऑफ यूरोप किस प्रकार से इसका मॉनिटरिंग करने के लिए, इस वीना व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के लिए कंसल्ट ऑफ यूरोप को लाया गया, जिसमें कि उस समय के संदर्भ में देखा जाए तो ब्रिटेन, फ्रांस हो जाएगा, प्रसा हो जाएगा, रूस जैसे, ठीक है, जो भी यहाँ पे बड़े बड़े जो शासक मौजूद थे, बड़े बड़े उनके जो क्षेत्र जो मौजूद थे, उनके द्वारा यहाँ पे उसको मॉनिटर करने के लिए लाया गया है। तो काफ़ी देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाता है, और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए और लेक्चर पूरा का पूरा देखने की कोशिश कीजिए। यह पूरी की पूरी जो सीरीज है हिस्ट्री ऑप्शनल को ध्यान में रख के कंप्लीट करवाई जाएगी। कोई भी क्यूरी हो, आप नीचे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कमेंट के माध्यम से आप हमसे, ठीक है, शेयर कर सकते हैं। और नए लोग हैं तो देखिए चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पूरी की पूरी यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल को ध्यान में रख के ये कोर्स कंप्लीट करवाई जा रही है। जल्द ही आगे चल के आपको इंडियन हिस्ट्री का भी टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वीना कांग्रेस का पूरा देखिए डायमेंशन है। इस डायमेंशन को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसकी भूमिका में हम लोग देखेंगे कि पूरी तरीके से देखिए पीछे की चीज़ों को यहाँ पे इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वेस्टफेलिया, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के द्वारा जो भी विचारधाराओं को यहाँ पे फैलाया गया, खासकर वेस्टफेलिया के संदर्भ में आप देखेंगे कि एक शक्ति संतुलन की जो अवधारणा थी, जो एक 30 वर्षीय युद्ध के माध्यम से ये जो वेस्टफेलिया जो संधि आया हुआ था, कैसे लुई 14 के द्वारा तोड़ा गया। अब उसके बाद से देखिए लुई 14 के द्वारा ही नहीं, बल्कि आगे चल के नेपोलियन के द्वारा इसको तोड़ा गया। और पुनः वही हाल यहाँ पे किया जाएगा कि शक्ति संतुलन के माध्यम से सारे जो यूरोपीय राष्ट्र हैं मिलके अब जिसकी शक्ति अधिक बढ़ गई है उसको यहाँ पे दबाने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात नेपोलियन को हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे उसको घेर के अब मरने की तरह, ठीक है, उसको पराजित किया गया। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पहलू है यहाँ पे उद्देश्य और संचालक के रूप में समझेंगे कि कैसे उद्देश्य, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, कैसे इसका संचालन होता था, आखिर ऑस्ट्रिया में ही क्यों किया गया, और इसमें इटली और जर्मनी को यहाँ पे बंटवारा कर दिया गया। अगर इस इटली और जर्मनी को, ठीक है, बंटवारे को आपको समझना है, खासकर आगे चल के जस्ट जब इसका नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा इटली और जर्मनी का एकीकरण, उसके लिए बहुत ही एक ध्यान रखिएगा आधारभूत चीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे जब उसके बंटवारे को जब समझ जाएंगे तो इटली और जर्मनी का पढ़ना भी, ठीक है, टॉपिक भी यहाँ पे आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने काफ़ी ही बड़े हद तक अपना जो प्रभाव स्थापित किया था। अब वहाँ के लोगों में एक राष्ट्रवाद की जो भावना है पूरी तरीके से जागृत हो चुकी थी। अब उस राष्ट्रवाद की भावना को दबाने का जो काम करेगा वीना कांग्रेस करेगा, अर्थात यहाँ पे मेटरनिक करेगा, तो इसके क्षेत्रों को बांट दिया जाएगा। उसके तत्पश्चात वीना कांग्रेस की उपलब्धियाँ और सीमाएँ भी देखेंगे, और कंसल्ट ऑफ यूरोप का संचालन कैसे होता था, कौन कौन सी इसमें, ठीक है,
जो भी उस समय के संदर्भ में राज्य थे उनके बारे में जानेंगे। और लास्ट में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व, मेटरनिक, यूरोप का जिसे पुलिस मैन कहा गया, ये वही व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा इसको, जिसने इतिहास की धारा को रोकने का प्रयास किया, अर्थात हैब्सबर्ग साम्राज्य के विभाजन को रोकने का प्रयास किया। जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बहुभाषा भाषी नस्ल के लोग मौजूद थे, इसको यही लगता था कि भाई यहाँ पे अगर वो विचारधाराएं आ गई तो यहाँ के लोग पूरी तरीके से विद्रोह कर देंगे। और जो हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत जो शासक हुआ करता था, जो निरंकुश था, डिक्टेटरशिप की अवधारणा से परिचालित हो रहा था, उसके लिए खतरा पैदा हो सकता था। तो देखेंगे अब ये प्रगतिशीलता को रोकने का प्रयास किया। अब यही बात समझना है आपको कि इतिहास की प्रगतिशीलता को आज तक कोई रोक नहीं पाया है, समय की धारा को आज तक कोई रोक नहीं पाया है, तो फिर ये मेटरनिक कौन सी चीज़ होगा? ये भी इतिहास की धारा में बेचारा बह जाएगा। 1848 तक आते आते देखिएगा इसको इसी के देशों से, ठीक है, इसको निकाल दिया जाएगा। खैर थोड़ा सा वेट कीजिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसकी भूमिका के संदर्भ में कि फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन ने यूरोप में क्या परिवर्तन ला दिया। बिल्कुल सिंपल है, देखिए फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन ने यूरोप में जो परिवर्तन लाया, हर तरीके से आप कहें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मुक्त व्यापार की नीति, संवैधानिक राजतंत्र, उदारवाद, राष्ट्रवाद, उग्र गणतंत्र, मतलब जितनी भी चर्चा किया जाए यहाँ पे फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के द्वारा उस चीज़ को लाया गया। यूरोप में बहुत तेजी से एक नए जो विचारधाराओं का जन्म हुआ। अब दूसरा कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति वेस्टफेलिया व्यवस्था के लिए विध्वंसक सिद्ध हुई, पर परीक्षण कीजिए। अब याद कीजिए उस वेस्टफेलिया की संधि के माध्यम से, जो आपको कभी याद होगा, ठीक है, आप लोगों ने 16वीं 17वीं शताब्दी में पढ़ा होगा, मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है, आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, पूरा इसका प्ले लिस्ट मिल जाएगा ऑप्शनल हिस्ट्री के नाम से। वहाँ पे मैंने क्या आपको समझाया हुआ था कि वेस्टफेलिया की संधि में क्या किया गया था, तो जितने भी यहाँ पे यूरोपीय जो राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा थी बिल्कुल यहाँ पे सामने आ चुकी थी। सीमाओं को यहाँ पे खींच दिया गया था, सीमा रेखा को निर्धारण कर दिया गया था, चर्च व्यवस्था की शक्ति को यहाँ पे कमजोर कर दिया गया था। और उस समय जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था, जो पवित्र रोमन साम्राज्य का एकदम संचालन कर रहा था, उसकी शक्ति को यहाँ पे कमजोर कर दिया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस वेस्टफेलिया की संधि के माध्यम से ये भी देखिए निर्धारित किया गया था कि जब भी यूरोप में किसी एक राष्ट्र की शक्ति बढ़ेगी तो शक्ति संतुलन का यहाँ पे सिद्धांत लाया गया था। और ब्रिटेन ने यहाँ तक आर्गुमेंट दिया था कि हमको यूरोप की महाद्वीपीय राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारी व्यापार के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए कोई भी खतरा यहाँ पे पैदा होता है, अर्थात यूरोप की महाद्वीपीय राजनीति अगर असंतुलन होती है तो यहाँ पे ब्रिटेन आएगा। ऑलरेडी लुई फोर्टी के समय ब्रिटेन के नेतृत्व में लुई फोर्टी को यहाँ पे पराजित किया गया था। तो अब तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन। तो इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राज्य जो सीमा था, ठीक है, वेस्टफेलिया की संधि में निर्धारित कर दिया गया था, कौन कौन शासक होता, किसके अंतर्गत कितना, ठीक है, क्षेत्र होता था, सब यहाँ पे आ गया था। और ये भी बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के माध्यम से जो भी संबंध होगा शासकों के माध्यम, यहाँ पे पूरी तरीके से उनकी जो विदेश नीति है बिल्कुल यहाँ पे स्वतंत्र रहेगी। जो भी शासक है एक दूसरे से अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो इसमें किसी का भी, माने उस समय के संदर्भ में पवित्र रोमन साम्राज्य का भी हस्तक्षेप नहीं होगा, धार्मिक व्यवस्था का भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ये यहाँ पे लाया गया। और किसी के भी आंतरिक मामला में यहाँ पे दखल अंदाजी यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अब सोचिए ये था वेस्टफेलिया की संधि। अब देखिए कितना बड़ा यहाँ पे परिवर्तन आ गया फ्रांस की क्रांति से, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने तो अपने राष्ट्रीय राज्य सीमा के अंतर्गत नागरिक अधिकारों की घोषणा कर दी। अब समझिए यही तो है, जब नागरिक अधिकारों की घोषणा फ्रांस में अगर हो रही है तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आप खुद सोच के देखिए। वहाँ पे, ठीक है, उनकी विदेश नीति, उनके लोगों का आना जाना, आसपास के क्षेत्रों में फैलना, और नेपोलियन ने तो अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति के माध्यम से फ्रांस के विचारों को यहाँ पे फैलाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, तो विश्व में ये फैलते गया, राष्ट्रीय सीमा की परिधि से बाहर होते गया। अब यही सोचना है आपको कि वेस्टफेलिया की संधि ने, ठीक है, जो बोला कि आंतरिक मामलों में यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं करना है, लेकिन अब ये विचार क्या कर रहा है, तो उनके आंतरिक मामलों को
जहाँ जहाँ पे निरंकुशतावादी व्यवस्था है उससे शासक को तो फायदा होगा, लेकिन उसके नागरिकों को हमेशा यहाँ पे समस्या होगा। और जब इस तरह की विचारधारा सुनेंगे तो कोई भी नागरिक देखिए इसके प्रति अट्रैक्ट होगा। यही सबसे इसका मूल कारण है। नेपोलियन ने आगे चल के क्या किया, तो राष्ट्रीय राज्य सीमा का अतिक्रमण किया, अर्थात वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा जो निर्धारित किया गया था एक सीमा, एक बाउंड्री लाइन, उसको नेपोलियन ने अपने साम्राज्यवादी विस्तीर्ण नीति के माध्यम से उसको तोड़ दिया। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या था। अब नेपोलियन की पराजय के पश्चात अब जरूरत हुई कि नहीं भाई, शक्ति संतुलन को पुनः क्या करना है, लाना है। अब इस शक्ति संतुलन को लाते हुए देखिए नेपोलियन को तो पराजित किया गया, और नेपोलियन को पराजित के पश्चात किस तरीके से नेपोलियन के विजित जो क्षेत्र था, किस प्रकार से उस वेस्टफेलिया की संधि को पुनः लाया जाए, यही पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। और इसीलिए इस वीना कांग्रेस को यहाँ पे बनाया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीना कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में क्यों हुआ। तो अभी जो अब वर्तमान में जिस ऑस्ट्रिया को आप देखेंगे उसके बहुत अंग भंग, छोटे छोटे उसके बहुत सारे क्षेत्र अलग कर दिए गए। उस समय ऑस्ट्रिया साम्राज्य काफ़ी बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। तो उसकी भौगोलिक अवस्थिति सिर्फ और सिर्फ उसका कारण नहीं थी, मध्य यूरोप में था, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर था। और 18वीं सदी में अगर देखा जाए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ऑस्ट्रिया एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में मौजूद थी। खासकर फ्रांस की क्रांति से पहले आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया बिल्कुल एक मजबूत शक्ति के रूप में मौजूद थी, लेकिन नेपोलियन के आने के पश्चात ऑस्ट्रिया की शक्ति में ठीक है काफ़ी हद तक कमी हुई। लेकिन पुनः देखिए 19वीं सदी के एकदम पूर्वार्ध में, माने शुरू में अगर देखेंगे आप, तो उसकी शक्ति जो है, ऑस्ट्रिया की जो शक्ति है, बिल्कुल यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। नेपोलियन के विरुद्ध यहाँ पे क्या किया गया, तो गुट का यहाँ पे निर्माण किया गया, ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में भी किया गया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब फ्रांस की पराजय हो गई तो ऑस्ट्रिया यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। तो अब जरूरी हो गया कि भाई तब तुम्हारे ही यहाँ जो भी ठीक है एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किया जा रहा है, वीना कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, ये ऑस्ट्रिया में ही क्यों ना हो। इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे लाया गया। अब वीना कांग्रेस के संचालक, अब देखेंगे यहाँ पे, तो जो भी इसको संचालक करने वाले, मैंने संचालनकर्ता के रूप में जितने भी सारे देश यहाँ पे मौजूद थे, सब अपने अपने स्वार्थपूर्ण नीतियों से परिचालित हो रहे थे। इसका मतलब था कि वीना कांग्रेस की ठीक है जो विचारधारा के स्तर पर देखा जाए या फिर इसके कार्य संचालन के स्तर पर देखा जाए, तो इसकी नींव ही बहुत आपको कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, जो कि आगे टूटना तय था। कब टूटेगा ये तो ठीक है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा ही देखिए एक गलत एक होता है ना, गलत इरादे से की गई अगर अच्छी चीज़ों को भी आप करते हैं तो वो जो इरादा है, वो लक्ष्य है, कभी पूरा नहीं होता। ठीक यही हाल था इस वीना कांग्रेस का। इसमें वीना कांग्रेस में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 1815 में 4 जो कंट्री है, 4 जो देश है यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद थे, जो कि यहाँ पे ब्रिटेन था, यहाँ पे प्रसा है, ऑस्ट्रिया है, रूस है। ऑस्ट्रिया और रूस को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ही अनुदार और प्रतिक्रियावादी नीतियों से ये लोग परिचालित हो रहे हैं। इसका मतलब कि कोई भी परिवर्तन का ये लोग आकांक्षी नहीं है, किसी भी प्रकार का ठीक है क्रांति की बदलाव को ये लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रिया और रूस इतना बड़ा उस समय एरिया हुआ करता था, रूस तो आज भी है, वहाँ डाइवर्सिटी अधिक थी, सबसे अधिक विभिन्न भाषा, भाषी, नस्ल, ठीक है, ऐसे जहाँ सारे लोग मौजूद रहेंगे तो सोचिए वहाँ पे हमेशा ही शासक को, चाहे वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो चाहे वो डेमोक्रेटिक व्यवस्था हो, वहाँ पे चलाने में समस्या आएगी। और उस समय ऑस्ट्रिया में राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, रूस में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। अगर यहाँ पे सोचिए कि फ्रांस की क्रांति के जो विचार अगर इन दोनों देशों में फैलने लगते तो इतनी डाइवर्सिटी से युक्त एक कोई भी जिसको हम लोग राष्ट्र का नाम दे रहे हैं, एक शासक के अंतर्गत जो काम कर रहा है, ये लोग लंबे समय तक यहाँ पे टिक नहीं सकता था। इसीलिए इनको पहले ही रियलाइज हो गया था कि किसी भी हद तक हमको अपने बाउंड्री रेखा के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति के विचारधाराओं को अपने अंदर आने नहीं देना है। अगर आ गया तो फिर हमें शासन सत्ता संभालने में दिक्कत होगी, अर्थात उनका जो क्षेत्र है टुकड़ों टुकड़ों में बंटने लग जाएगा।
उसी तरीके से ब्रिटेन के साथ अगर देखा जाए तो ये तो पहले बोलता था कि देखो भाई, हमको महाद्वीपीय राजनीति में यूरोप की कोई इंटरेस्टिंग मैंने दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इतना हमें ज़रूर ठीक है ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी की भी शक्ति अधिक बढ़ ना जाए। तो भाई हमको शक्ति संतुलन अपनाना पड़ेगा। ये जान रहा है, देखिए ये परिवर्तन का कांक्षी है, उदारवादी है, लेकिन अपनी व्यापारिक नीतियों की वजह से बेचारा एकदम खामोश बैठा हुआ है, दोहरी नीति अपनाते हुए दिखाई दे रहा है कि अपने समाज को बेहतर बनाने की चाह रख रहा है। अब बाकी कोई सब भाड़ में जाए। बहुत स्वार्थी देश था उस समय, ठीक है, आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है। प्रसा को लेके देखें यहाँ पे, तो प्रसा भी अगर देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया और रूस के अंतर्गत, खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ये काम कर रहा था। बहुत अधिक ठीक है स्वायत्त वाला कंट्री नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के नाम से उस समय प्रसा की हालत खराब हो जाती थी। तो इनका उद्देश्य यही था कि 1789 से पहले, याद करिए 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस क्रांति से पहले जो भी ठीक है सीमा रेखा को निर्धारण को लेके, विचारधाराओं को लेके यहाँ पे पुनः इसको स्टेबलाइज करना था, और इसका नेतृत्व कर रहा था बीना कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में, ध्यान रखिएगा, यही है मेटरनिक। इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। अब समझ में आ गया कि इस तरह का मामला इनके बीच क्यों था। अब नेक्स्ट है यहाँ पे शक्ति संतुलन। अब यही है, देखिए शक्ति संतुलन के माध्यम को यहाँ पे अपनाया गया। क्योंकि शक्ति संतुलन क्या है, तो देखिए फ्रांस था, ठीक है, फ्रांस को थे नेपोलियन वाले क्षेत्र को पूरा का पूरा देखिए सेपरेट कर दिया गया, और पुनः देखिए फ्रांस मजबूत ना हो जाए, इसको ध्यान रखने के लिए इसके आसपास के क्षेत्रों को देखेंगे तो जो भी आप इसके बाउंड्री को देखिए, सीमा रेखा को देखिए, इधर स्पेन तक देखिए, एक मजबूत शासन सत्ता को यहाँ पे लगाया गया कि पुनः फ्रांस से कोई विचारधारा ना फैले, ना कोई इतना मजबूत यहाँ पे शासक आए। ऑलरेडी नेपोलियन की जगह देखिए जो बुर्बो वंश का लुई 18 था, उसको एक कमज़ोर शासक के रूप में नेपोलियन के बाद उसको स्टेबलाइज किया गया था। तो यही है शक्ति संतुलन की, अब भाई पुनः फ्रांस को ऊपर आने यहाँ पे नहीं देना है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे किया गया, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, सब आप लोगों को समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके उद्देश्यों के। तो बीना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका सिंपल सा उद्देश्य था कि एक वैध वंश परंपरा की जो भी पहले से जो भी वंशानुगत शासन, मोनार्ची शासन की व्यवस्था रही है, वो अभी तक चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रांस की क्रांति हो गई, डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है, जो भी यहाँ पे गणतंत्र की जो अवधारणा आ गई, वैसे चीज़ों को हमें नहीं लाना है, बल्कि एक वैध वंश परंपरा जो पहले से था वही लाना चाहिए, अर्थात मोनार्ची सिस्टम 1789 से पहले यथास्थितिवाद को बनाए रखना था। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं करना था। अब सोचिए इतना बड़ा यूरोप में क्रांति हो गया, अभी भी ये लोग सोया हुआ है। देखिए जनमत संग्रह लोग नहीं चाह रहा है, और यहाँ पे कौन नहीं चाह रहा है, तो ये शासक वर्ग है। शासक वर्ग के साथ बहुत बड़ी समस्या है। और देखिए शासक वर्ग का साथ ये जो मध्यम वर्ग है, ये भी बहुत कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। ये भी अचानक परिवर्तन की आकांक्षी कभी नहीं रहेगा, क्योंकि अचानक परिवर्तन में उग्र गणतंत्र, उग्र लोगों को यहाँ पे साथ देना पड़ेगा, और उग्र लोग, निम्न वर्ग यहाँ पे होके आएंगे। जब उस तरह की व्यवस्था होगी तो मध्य वर्ग के हाथों से शासन शक्ति छीन जाएगी, गणतंत्र को वहाँ पे लाना पड़ेगा। इसीलिए मध्य वर्ग में देखेंगे तो हमेशा ही ये राजतंत्र को बचाए रखना चाहेगा, राजतंत्र की शक्ति को सीमित करने की मांग करेगा, और निम्न वर्ग को ये कुछ देने की फेवर में नहीं रहेगा। यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना, क्योंकि इससे पहले आपको ये ध्यान ही है कि फ्रांस में लुई 14 और नेपोलियन के द्वारा जिस तरीके से शक्ति संतुलन को तोड़ा गया, शक्ति संतुलन के माध्यम से ही इनको पराजित किया गया। और रूस की जो ध्यान रखिएगा विस्तारवाद जो नीति थी अलेक्जेंडर प्रथम के समय में, खासकर टिलसिट की संधि के माध्यम से नेपोलियन और अलेक्जेंडर, रूसी शासक अलेक्जेंडर प्रथम के द्वारा देखिए जब बोला गया, तो उस समय बाकायदा ये कहा गया था कि भाई नेपोलियन तुम पश्चिम का ठीक है सम्राट बनो। नेपोलियन ने बोला कोई नहीं भाई, जार तुम पूरब का सम्राट बन जाओ। तो अभी भी नेपोलियन के पतन के पश्चात देखिए रूस की जो साम्राज्यवादी विस्तार नीति के माध्यम से अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत वहाँ सुगबुगाहट थी, इसको भी रोकना यहाँ पे जरूरी था, जो कि इस बीना कांग्रेस को यहाँ पे लाया गया। अब यहाँ पे देखिए शक्ति संतुलन के माध्यम से कैसे यहाँ पे उसको मैनेज किया गया, इसको आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है।
तो फ्रांस के आसपास की सीमाओं को देखिए पूरी तरीके से इस शक्ति संतुलन के माध्यम से व्यवस्थित किया गया। ये रहा, दिखाई दे रहा होगा आपको फ्रांस का जो ये इलाका है। फ्रांस के आसपास देखिए नंबर 1 यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड देखिए यहाँ पे पहले बेल्जियम का क्षेत्र हुआ करता था। ध्यान रखिएगा बेल्जियम को क्या किया गया, तो हॉलैंड के अंतर्गत करके दोनों को एक मजबूत शक्ति के रूप में बना दिया गया, नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा नीदरलैंड, नीदरलैंड में इसमें मिला क्या दिया गया, तो बेल्जियम और बेल्जियम के अंतर्गत यहाँ पे हॉलैंड के क्षेत्रों को यहाँ पे मिला दिया गया, ताकि फ्रांस का देखिए ये जो आपको उत्तर और पूरब वाला जो क्षेत्र है बहुत अधिक मजबूत हो ना पाए। नंबर 2 में देखिए इस सब ने क्या किया कि प्रसा को आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रसा ये है राइनलैंड का क्षेत्र। तो प्रसा के क्षेत्रों को बहुत अधिक हद तक एक्सपेंड किया गया शक्ति संतुलन के माध्यम से, कि प्रसा क्या करेगा कि पूरब के क्षेत्रों को रूस को भी देखेगा और फ्रांस को भी देखेगा, अर्थात फ्रांस के पूर्वी भागों की तरफ, उत्तर पूर्वी भागों की तरफ, और रूस के देखिए इधर पश्चिमी भागों की तरफ रसिया को यहाँ पे, ठीक है सॉरी प्रसिया को, मैंने प्रसा को यहाँ पे मजबूत बनाया गया शक्ति संतुलन के माध्यम से, प्रसा हो गया। तीसरा ही सब क्या किया, तो देखिए नेपोलियन के द्वारा यहाँ पे जो राइन परिसंघ की जो अवधारणा बनाई गई थी, नेपोलियन ने क्या किया था, आपको ध्यान होगा कि जर्मनी जो उस समय 200 से अधिक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उन सबको कंप्रेस करके 16 राज्यों में ला दिया और 16 राज्यों में ला के उनका एक जगह केंद्रीकृत कर दिया, राइन परिसंघ के नाम से चलाया जाने लगा। लेकिन अब ये व्यवस्था को तोड़ के, खासकर बीना कांग्रेस ने, मेटरनिक ने इस व्यवस्था को तोड़ के देखिए इस जर्मन कन्फेडरेशन को पुनः एक्सपेंड कर दिया, 16 से 39 भागों में यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, इसको एक्सपेंड किया। और उसके बाद से ध्यान रखिएगा, उसके बाद से इनके क्षेत्रों पे, इनकी जो संसद के क्षेत्रों को उठा के जर्मन कन्फेडरेशन में, जर्मन का यहाँ पे ध्यान रखिएगा परिसंघ यहाँ पे बनाया गया। और जर्मन परिसंघ को अगर देखा जाए तो बहुत अधिक शक्ति नहीं दिया गया। ऑस्ट्रिया ने, ठीक है, वहाँ की उसकी संसद पे अपने मेंबर को भी रखना शुरू कर दिया एक लठैत के रूप में, कि भाई कोई वहाँ पे विचारधारा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो फ्रांस की सीमाओं को पूरी तरीके से आसपास के क्षेत्रों को मजबूत बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रिया एम्पायर के अंतर्गत यहाँ पे बवेरिया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बवेरिया के क्षेत्रों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो बवेरिया है इसके क्षेत्रों को यहाँ पे रख दिया गया, एक मजबूत बनाया गया, मजबूत। स्विट्जरलैंड में 12, ठीक है, लगभग 12 नहीं है 22 राज्यों को मिला के एक परिसंघ बना दिया गया। उसी तरीके से यहाँ पे स्वीडन और नॉर्वे को, दोनों को मर्ज कर दिया गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इधर से भी किसी भी प्रकार का फ्रांस का विस्तार यहाँ पे ना हो सके। और पश्चिम की तरफ देखिए, अब यहाँ पे उत्तर पश्चिम की तरफ तो ऑलरेडी ग्रेट ब्रिटेन है ही, स्पेन यहाँ पे है, एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में बहुत बड़ा जो क्षेत्र था यहाँ पे मिला दिया गया। और तो और देखिए फ्रांस का ये जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र था, यहाँ पे जो सेवाय का क्षेत्र देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो सेवाय का क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया गया, तो लोम्बार्डी को रखा गया, लोम्बार्डी हो गया, पीडमोंट सार्डिनिया को सेवाय के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया। और यहाँ पे देखेंगे तो इटली को भी लोगों ने बांट दिया। इसमें आपको दिख रहा होगा शक्ति संतुलन, तो आपको दिख रहा होगा कि फ्रांस के सीमाओं पे एक बहुत बड़ी मजबूत शक्ति के रूप में, ठीक है, सारी सीमा इसका स्थल भाग से जो भी लग रहा है इसको मजबूत कर दिया गया। लेकिन साथ साथ में ये भी दिख रहा होगा कि इटली के कुछ क्षेत्रों को यहाँ पे बांट दिया गया, जर्मन को भी यहाँ पे जर्मनी क्षेत्रों को भी बांट दिया गया। अर्थात जहाँ जहाँ नेपोलियन का प्रत्यक्ष कंट्रोल था वहाँ विचारधाराएं फैलने का सबसे अधिक डर था, और वहीं पे इनके द्वारा इस तरीके से व्यवस्था को लाया गया जिससे कि इटली जर्मनी का विभाजन भी हो जाए और फ्रांस की शक्ति भी अधिक ना बढ़ जाए। माने कहने का मतलब होता है ना, लोग बोलते हैं ठीक है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो कुछ यही कॉन्सेप्ट था बीना कांग्रेस का। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रांस की क्रांति के विचारों को दबाने के लिए इटली और जर्मनी को पुनर्विभाजित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इटली और जर्मनी में ही देखिए उदारवाद और राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ बिल्कुल आ चुका था। नेपोलियन के संदर्भ में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं।
और इसको फैलने से रोकना था, क्योंकि अगर ये विचारधारा बाकी अन्य यूरोपीय क्षेत्रों में फैल जाती तो पूरी जो यूरोप में उथल पुथल का दौर आ जाता, खासकर उस राजतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए यहाँ पे खतरा पैदा हो सकता था। तो हर हाल में इसको रोकना जरूरी था, और इसके लिए अब जरूरी था कि दोनों को बंटवारा करना बेहद ही जरूरी था। तो वीना कांग्रेस ने देखिए इटली और जर्मनी को किस प्रकार से विभाजित किया। सबसे पहले देखते हैं हम लोग वीना कांग्रेस ने इटली का विभाजन कैसे किया। इसको समझ जाएंगे आप तो अब आसान हो जाएगा आपके लिए इटली के एकीकरण को समझना। तो देखिए सबसे पहले ये जो क्षेत्र है नीस का, ये है सेवाय का क्षेत्र, ये है पीडमाउंट का क्षेत्र, ये है लोम्बार्डी, ये है वेनेसिया, सब ऊपर ऊपर दिया है। और फ्रांस का ये देखिए पूरा पूरा ये जो उत्तरी क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा ये सब क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र में देखेंगे तो परमा है, मेडोना है, टस्कनी है, रोम है, नेपल्स है, ये सब मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे कुछ सी है आपको मिल जाएगा अगल बगल में, जैसे यहाँ पे ठीक है लिगुरियन सी है, यहाँ पे टिरेनियन सी है, यहाँ पे आयोनिक सी है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, आपको मैप का अगर आइडिया क्लियर रहे तो बिल्कुल ही इसे आपको रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आएंगे तो आपको नेपल्स मिल जाएगा, और नीचे आएंगे आपको ठीक है इधर दक्षिण में तो सबसे दक्षिण में आपको सिसिली मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इटली को यहाँ पे कैसे बांटा गया वीना कांग्रेस के द्वारा। नंबर 1 यहाँ पे क्या किया गया, तो पीडमाउंट, सेवाय, नीस और सार्डिनिया को, ध्यान रखिएगा सार्डिनिया को सेवाय के शासक के अधीन यहाँ पे इसको रखा गया, ताकि इधर से ही क्या था, रूस की सीमा मिल रही थी, फ्रांस की सीमा मिल रही थी, कि फ्रांस की सीमा में एक मजबूत शासक के रूप में भी ये मौजूद रहे और इटली का विभाजन भी हो जाए। देखिए हो गया। लोम्बार्डी और वेनेसिया, इधर से ये सीमा अगर खींच देंगे तो पूरा ऑस्ट्रिया का सीमा बना रहा था, ऐसे करके कि लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया के शासक के अंतर्गत रहे। अब बीच का जो क्षेत्र है देखिए परमा, मेडोना, टस्कनी, इसको बोला गया कि ऑस्ट्रिया से संबंधित जो शासक के अंतर्गत जो हैब्सबर्ग साम्राज्य हुआ करता था, जो कभी पवित्र रोमन साम्राज्य का भाग हुआ करता था, इसकी शक्ति तो बेहद कम हो चुकी थी। लेकिन परमा, मेडोना, टस्कनी को इटली का क्षेत्र और किसको रखा गया, देखिए हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत रखा गया। बीच में रोम को रख दिया गया, रोम में जहाँ पोप का जो शासन हुआ करता था। देखिए कितना ट्रिक रणनीतिक माध्यम से। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा नेपल्स और सिसिली फ्रांस के बुर्बो वंश के शासक के अधीन यहाँ पे रहेगा। आप सोचिए एक तरफ फ्रांस का बुर्बो वंश है, एक तरफ स्वायत्त के रूप में ठीक है रोम, आज यही है रोम, ठीक है रोम के बगल में आपको दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी मिल जाएगा, यहीं पे मौजूद है, इसको रखा गया। ऊपर हैब्सबर्ग साम्राज्य, ऑस्ट्रिया का साम्राज्य, नीचे फ्रांस का बुर्बो साम्राज्य। सोचिए इतना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे कर दिया कि बड़ा आपको मुश्किल यहाँ पे होगा। जब आप पढ़ेंगे इटली के एकीकरण तो इसी को आप समझेंगे कैसे उस समय ठीक है काबूर आएगा, मेजनी आएगा, गैरिबाल्डी आएगा, इसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया जाएगा, कि जो बिल्कुल ही मतलब आसान नहीं था। मेटरनिक ने तो बोला कि देखो भाई हमने तो इटली को ऐसे बांट दिया है कि नेपोलियन ने चाहे कितना भी विचारधारा फैला दिया हो, उन विचारधाराओं को कुचलने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है, क्योंकि अब इटली कोई देश है ही नहीं। इटली महज मेटरनिक की भाषा में एक उसको भौगोलिक अवस्थिति बोलता था, महज एक भौगोलिक अवस्थिति है। इटली में देश, राज्य, राष्ट्र नाम का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन देखिए आगे कैसे इटली का एकीकरण हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे जर्मनी को देखिए किस प्रकार से विभाजित किया गया, तथा जर्मन राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए किस स्थल पर एक संसद बनाई गई, तथा जर्मन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया साम्राज्य को किस प्रकार की भूमिका दी गई। ये लिखने का मतलब यही है कि यहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। बिल्कुल सिंपल है कॉन्सेप्ट। नेपोलियन ने क्या किया था, तो नेपोलियन ने एक व्यवस्था बनाया था, राइन परिसंघ की व्यवस्था, और उसमें 200 से अधिक जर्मन राज्यों को कंप्रेस करके 16 जर्मन राज्यों में यहाँ पे कंप्रेस करके इनका प्रतिनिधित्व दिया था। लेकिन अब राइन संघ से हटा के, ध्यान रखिएगा राइन संघ ठीक है जर्मन वासियों की पवित्र भूमि भी हुआ करती थी, राइन संघ से हटा के अब वीना कांग्रेस क्या कर रहा है, तो जर्मन परिसंघ के अंतर्गत इसको रख रहा है। और जर्मन परिसंघ के अंतर्गत रखते हुए अब 16 राज्य से पुनः उसको बांट दिया गया। कितने राज्यों में, तो 39 राज्यों में उनको बांट दिया गया। और इनका प्रतिनिधित्व, इनके लिए प्रतिनिधित्व के लिए एक संसद की स्थापना कर दिया गया। फ्रैंकफर्ट में संसद की स्थापना कर दिया गया। सोचिए
संसद में फ्रैंकफर्ट की स्थापना कर दिया गया और यहाँ पे बोला गया कि जो भी संसद में प्रतिनिधियों का चुनाव होगा इसमें, ठीक है, जर्मन शासकों के द्वारा किया जाएगा, न कि वहाँ के लोगों के द्वारा किया जाएगा। सोचिए, न कि वहाँ के लोगों के द्वारा किया जाएगा। और बोला गया कि साथ में देखो भाई, हमारा राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व भी तुम्हारे संसद में आके बैठेगा कि तुम लोग कहीं प्रगतिशीलता जैसी बातों तो नहीं कर रहे हो, राष्ट्रवाद की बातें तो नहीं कर रहे हो, समानता बंधुत्व की बातें तो नहीं कर रहे हो। माने एक लाठीधार, समझ रहे हैं ना, लाठी पकड़ा के एक कुछ यूरोपीय प्रतिनिधित्व को फ्रैंकफर्ट की संधि में वहाँ पर बैठा दिया गया। बड़ा परेशान थे जर्मनी वाले। देखेंगे कि आगे चल के यहीं से मध्य वर्ग आएगा। मध्य वर्ग काफ़ी हद तक परिवर्तन की आकांक्षी होगा, खासकर संवैधानिक राजतंत्र की मांग करेगा, लेकिन बार बार ऑस्ट्रियाई शासकों के द्वारा उसको दबा दिया जाएगा। अब याद होगा आपको, जब फ्रांस में, मैंने आपको लिखवाया हुआ था फ्रांस की क्रांति की, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, कि उसी समय देखिए फ्रांस की क्रांति में जब संवैधानिक राजतंत्र की जब मांग यहाँ पे होने लगी, टेनिस कोर्ट में याद होगा कि टेनिस कोर्ट में फ्रांस का जब मध्य वर्ग वहाँ पे जमवाड़ा लगाने लगा, तो जो उस समय का लुई जो 16 शासक था वो आराम से टेनिस कोर्ट में, ठीक है, जितने भी लोग थे सबको मरवा देता, दबा देता, लेकिन वहाँ की निम्न वर्ग ने बचा लिया। लेकिन अब यहाँ पे संसद फ्रैंकफर्ट में यहाँ पे मध्य वर्ग शासकों के द्वारा जो चुन के भेजा जा रहा है, परिवर्तन का तो यह भी आकांक्षी है, लेकिन इसके पास बेचारों के पास निम्न वर्ग का सपोर्ट नहीं है और बेचारा शासक के अंतर्गत ये लोग काम करते हुए नजर आ रहा है। बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो राष्ट्रवाद की भावना को हर हाल में रोकना था, इसीलिए ये सब चीज़ यहाँ पे किया गया। दूसरा है यहाँ पे इसका निरीक्षण करने के लिए, देखिए इसका निरीक्षण, जो भी बिना कांग्रेस की व्यवस्था को लाया गया, इसका निरीक्षण करने के लिए चतुर्गुट की यहाँ पे स्थापना की गई। चतुर्गुट में जो भी देश, ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके थे, जैसे ऑस्ट्रिया का मेटरनिक था, रूस का जार अलेक्जेंडर प्रथम था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कैसलर था और प्रसा का वहाँ का शासक था। इन्हीं को चतुर्गुट बोला गया और इनका यही, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट था कि जो भी बिना कांग्रेस के प्रावधान लाया जा रहा है उसको, ठीक है, लागू करवाना है और फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन की विचारधाराओं को रोकने का प्रयास करना है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे सिंपल भाषा में यही था इस चतुर्गुट का कॉन्सेप्ट। लेकिन बाद में फ्रांस को भी, ठीक है, इसमें शामिल कर लिया गया, चूँकि नेपोलियन को तो पराजित कर दिया गया। शासक के चले जाने के बाद इस चतुर्गुट के द्वारा फ्रांस के साथ एक अच्छा व्यवहार यहाँ पे लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और बाद में जब एक सदस्य इसमें फ्रांस को भी जब जोड़ दिया गया, तो जब चतुर्गुट ना होके एक कंसर्ट ऑफ यूरोप के रूप में आ गया। अब इस कंसर्ट ऑफ यूरोप का जो देखेंगे, जो संचालन था, पूरे ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, प्रसा और फ्रांस भी यहाँ पे मिलकर कर रहा है। और आपको ध्यान है कि ऑस्ट्रिया और रूस का जो विचारधारा था बहुत ही प्रतिक्रिया और अनुदारवादी था। ये लोग क्रांति को दबाने में पसधर थे। प्रसा बेचारा न घर का न घाट था, घर का न घाट का था, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन एक उदारवादी, ठीक है, विचारधाराओं से वो लोग प्रभावित था, तो दोनों में मैच नहीं करता था। आगे चल के इसी रूसी शासक के द्वारा, रूसी शासक अलेक्जेंडर प्रथम के द्वारा इसी कंसर्ट ऑफ यूरोप से पवित्र संघ, ध्यान रखिएगा, पवित्र संघ ईसाई धर्म के अनुकूल ये बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन ब्रिटेन इससे अलग रहेगा। अब यही समय है, देखिए एकदम साफ साफ इक्वेशन आपको ध्यान, ठीक है, देना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे रूसी शासकों के बीच और ब्रिटेन के बीच दोनों की विचारधाराओं में कितना अंतर है। रूस और ब्रिटेन आपस में एक दूसरे को मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं ब्रिटेन और फ्रांस, अगर आपको यहीं से देखेंगे तो धीरे धीरे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से लक्षण देखिए दिखाई देने लगता है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध तक आते आते दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिना कांग्रेस की उपलब्धियां तथा सीमाएं यहाँ पे क्या थी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ इसके उपलब्धियों की। तो बिना कांग्रेस ने जिस शक्ति संतुलन को अपनाया, इसने राजनीतिक शून्यता को, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक शून्यता को कभी भरने नहीं दिया, अर्थात रूस को ताकतवर होने का यहाँ पे मौका नहीं दिया गया। अदरवाइज अगर ये नहीं आता तो क्या पता रूसी शासक के द्वारा नेपोलियन की जगह को यहाँ पे ले लिया जाता, अर्थात वो भी साम्राज्यवाद विस्तार की नीति के माध्यम से परिचालित होने लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फ्रांस की क्रांति ने जिस उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहन दिया, खासकर नेपोलियन ने जो, ठीक है, राष्ट्रवाद की परिभाषा दिया,
फ्रांसीसी क्रांति ने जो उदारवाद का जो ठीक है जो डिफिनीशन यहाँ पे दिया, तो डिफिनीशन देखिए अभी तक उसमें अगर देखा जाए तो भावार्थ के रूप में समझिए, मैंने उसके जो शाब्दिक अर्थ में बहुत अधिक क्लियर कट नहीं था, अभी धीरे धीरे फैल रहा था। और जब फैलता है कोई भी चीज़ तो आपको ध्यान देना है कि उस समय बहुत ही अधिक उसको मॉनिटर, उसको निरीक्षण करने की ज़रूरत होती है कि कहीं लोग अर्थ का अनर्थ ना निकाल लें, लेकिन अब वैसा रह नहीं गया। उदारवाद और राष्ट्रवाद की परिभाषा देखेंगे तो बाकी अन्य यूरोपीय देशों में काफ़ी अभी इसकी जो भाव था अस्पष्ट था, क्योंकि ऑलरेडी जैकोबियन के समय अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है, गणतंत्र के नाम पे किस प्रकार से वहाँ पे ठीक है अव्यवस्था फैली। जैकोबियन के बाद जब डायरेक्टरी का शासन आएगा तो किस प्रकार से उस उदारवादी नीति के माध्यम से फ्रांस के लोग बिल्कुल नाखुश हो गए। राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद को नेपोलियन ने लाया, यहाँ पे भी देखेंगे तो उसको किस तरीके से दबा दिया गया। तो बिल्कुल ही आपको दिखाई देगा कि एक रियल जो डिफिनीशन होना चाहिए, यहाँ पे स्पष्टता का, क्लैरिटी का अभाव है। और ऐसे में ये बहुत डर होता है कि कोई भी संगठन है, देखिए कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, संगठन होता है ना, संगठन लोग क्या करेगा तो उसकी अलग अलग व्याख्या करके लोगों को अपने अनुकूल यहाँ पे करने का प्रयास करेगा। अर्थात जैसे कि धर्म उन्माद के रूप में आप समझ सकते हैं कि कैसे एक धर्म उन्माद ने, चाहे किसी भी धर्म को ले लीजिए, अलग अलग धर्म के ठेकेदारों के द्वारा इसकी व्याख्या करके लोगों में सांप्रदायिक दंगे भी ये लोग भड़काने का काम करता है। इसमें कोई कहनातिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को बीना कांग्रेस ने अस्थायित्व तो प्रदान किया कि भाई अर्थात इसको आगे जाने देना ही नहीं है, रोक देना है। 18वीं सदी का काल देखा जाए यहाँ पे तो युद्धों की सदी थी, चाहे सप्तवर्षीय युद्ध को ले लीजिए, अमेरिकी क्रांति को ले लीजिए, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन को ले लीजिए। लेकिन वही अगर इस 19वीं सदी का काल देखा जाए तो अपवाद स्वरूप अगर छोड़ दे, क्रीमिया के युद्ध में देखेंगे 1850 के आसपास होगा। उसी तरीके से सेडेवा का युद्ध लगभग 1865-66 में होगा, सेडान का 1870 में होगा। ये 2-3 युद्धों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग 100 साल में अगर देखेंगे, ठीक है, 1815 से लेके 1915 तक, तो इन 3 युद्धों को अगर छोड़ दे तो इसके बाद से आपको शांति का ही काल दिखाई देगा। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, 1914 में जो स्टार्ट होगा, कि देखिए कितना दिनों तक 19वीं सदी में आपको एक शांति का काल दिखाई दे रहा है, लेकिन बस और बस एक युद्ध के स्तर तक सैन्य गतिविधियाँ तो जो यहाँ पे जारी रह रहा है। इटली जर्मनी के एकीकरण हो गया, बहुत बड़ा परिवर्तन का अभी दौर हमें देखना बाकी है। नेक्स्ट, सीमाएं क्या है, तो बहुत बड़ी यहाँ पे लिमिटेशन के रूप में आपको दिखाना पड़ेगा कि इस वीना कांग्रेस ने इतिहास की धारा को मोड़ने का प्रयास किया। इसीलिए इस क्रम में देखा जाए तो अस्थायित्व का जो अभाव था बिल्कुल ही अल्पकालिक था। मैंने बोला था आप लोग शुरू में कि देखिए कोई भी चीज़ है, अगर प्रगतिशील चीज़ है, उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो लंबे समय तक उसके सामने लोहे का पर्दा डाल के नहीं रखा जा सकता है। वो लोहे का पर्दा गिरेगा, घूंघट, ठीक है, हमेशा ही डाल के रखेंगे, वो घूंघट उठेगा, लंबे समय तक वो चल नहीं पाएगा। और ये हमें साफ साफ उसके लिमिटेशन के रूप में दिखाई दे रहा है कि जस्ट देखिए जिस इटली और जर्मनी को यहाँ पे तोड़ने का प्रयास किया गया वो रुका नहीं, और 1860-70 तक आते आते इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा। उदारवाद और राष्ट्रवाद को दबाने का प्रयास किया गया। राष्ट्रवाद का जो प्रथम जो हमें रूप दिखाई दिया, आक्रामक सैन्यवाद के रूप में दिखाई दिया, इटली और जर्मनी का एकीकरण। और इटली और जर्मनी के एकीकरण के पश्चात देखेंगे तो एक तरफ इटली में, एक तरफ जर्मनी में बिस्मार्क जो बहुत बड़ी सेना का यहाँ पे संचालन करते हुए नजर आएगा। इसको फ्रैंकफर्ट की संधि के माध्यम से आपको समझने की ज़रूरत है। आगे आपको सब समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रसा के द्वारा, ठीक है, फ्रांस को हराया गया, या फिर जर्मनी के द्वारा उस फ्रांस को हराया गया। और उस फ्रैंकफर्ट की संधि के माध्यम से वर्साय के महल में ही प्रथम क्रांति का बीज को पूरी तरीके से बो दिया गया। बेचारा फ्रांसवासी चाह के भी लोग, ठीक है, उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध आ गया। पेरिस शांति सम्मेलन में किस प्रकार से वहाँ पे लोगों के द्वारा, ठीक है, लोगों को पूरी तरीके से, ठीक है, जर्मनी को पंगु बनाने का यहाँ पे काम किया गया। अब इसी को अगर आप कंपेरिजन करेंगे, जो भी हम लोगों ने देखा था जस्ट, ठीक है, कि जो चतुर्गुट की अवधारणा है वीना कांग्रेस में, कैसे कंसल्ट ऑफ, ठीक है, यूरोप में एक बेहद ही लचीलता का रूप अपनाते हुए फ्रांस को उसमें शामिल किया गया।
चतुर्गुट से, ठीक है, कंसल्ट ऑफ यूरोप बना दिया गया। लेकिन अब आगे चल के जब पेरिस शांति सम्मेलन आएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उस समय देखेंगे तो जर्मनी के साथ वो उदारता नहीं बरती जाती है। द्वितीय में देखेंगे तो आरंभिक राष्ट्रवाद का फैलाव भी शुरू हो गया, बाल्कन समस्या के रूप में आएगा। धीरे धीरे बाल्कन समस्या में जो आप देखेंगे तो यूरोप का मरीज के रूप में जो ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पे बिल्कुल हो चुका है, सब लोग उसको गिद्ध की तरह नोचना चाह रहे हैं। रूस का व्यापारिक इंटरेस्ट है तो बाकी यूरोपीय राष्ट्र का भी, ठीक है, कोई अलग से इंटरेस्ट नहीं था, उनका भी व्यापारिक इंटरेस्ट था, सब कोई उससे लाभ लेना चाह रहा है। धीरे 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 बाल्कन समस्या ही प्रथम विश्व युद्ध का यहाँ पे जड़ बन जाता है। बाल्कन समस्या में ऑटोमन साम्राज्य का धीरे धीरे विघटन शुरू हो जाएगा और वो विघटन ही सबसे बड़ी समस्या का कारण बनेगा। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। पुराने जो भी, ठीक है, साम्राज्य धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा और रूसी साम्राज्य भी टूटना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। कुल मिला के प्रथम विश्व युद्ध में एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे चतुर्गुट संधि और कंसल्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। यूरोपीय राजनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई, इसके संचालन में, ठीक है, कठिनाई भी आई। क्या है पहले आप देख लीजिए। तो यूरोप का निरीक्षण करने के लिए, खासकर वीना कांग्रेस की नीतियों को, ठीक है, जिस तरह से बनाया गया उसका निरीक्षण करने के लिए इसको लाया गया। 1815 में देखिए चतुर्गुट की अवधारणा थी। इसमें एक कौन है? फ्रांस है, ठीक है। इस फ्रांस को भी इस, ठीक है, कंसल्ट ऑफ यूरोप में शामिल किया गया ताकि यूरोपीय व्यवस्था को यहाँ पे बनाया रखा जा सके। कितना अच्छा काम हो रहा है देखिए। 1815 में फ्रांस को भी, जो एक हारा हुआ राष्ट्र था, इसको भी शामिल कर लिया गया। अगर यही चीज़ पेरिस शांति सम्मेलन में प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर जर्मनी के साथ हुआ होता तो शायद हिटलर और मुसोलिनी जैसे तत्वों को, खासकर हिटलर, नाजीवाद जैसे तत्वों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। लेकिन देखिए इतिहास से अब जो हो गया है, ठीक है, हमें उसी को पढ़ना है, उसमें आपको अपनी मौलिकता देना कि अगर क्या हुआ होता, क्या नहीं हुआ होता, तो फिर बेटर हो सकता था। नेक्स्ट यहाँ पे इसका संचालन कैसे हुआ करता था। तो वीना संधि देखिए 9 जून 1815 को मेटरनिक के द्वारा, ठीक है, मैंने मेटरनिक की अध्यक्षता में इसे कंप्लीट किया गया। इसके अनुसार 20 वर्षों तक विजेताओं के द्वारा फ्रांस की गतिविधियों का निरीक्षण करना था कि भाई फ्रांस के अंतर्गत कोई क्रांति की सुगबुगाहट तो नहीं है, फ्रांस में कोई एक मजबूत शासन शक्ति का पूरी तरीके से आगाज तो नहीं हो रहा है नेपोलियन की तरह, उसको, ठीक है, निरीक्षण करना था। परस्पर हितों से संबंधित चर्चा भी करना था कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही तक नहीं रहना है, बल्कि हमें शक्ति संतुलन के माध्यम से आपस में कम्युनिकेशन को क्या करना है, बनाए रखना है। 1818 में, 1820, 21, 22 में 4 बार यहाँ पे, ठीक है, इसकी बैठक भी की गई। इस बैठक के दौरान फ्रांस के साथ उदार व्यवहार किया गया। एक्सला-सैपेल की यहाँ पे संधि की गई। देखिए इसके माध्यम से फ्रांस को भी इस कंसल्ट ऑफ यूरोप का हिस्सा बनाया गया, ठीक है, लेकिन पेरिस शांति सम्मेलन में नहीं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मेटरनिक ने, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे हो गया कि मेटरनिक ने जिस पद्धति को लाया, गुटबंदी को यहाँ पे प्रोत्साहन मिला। खासकर रूस का जो शासक था जाल अलेक्जेंडर प्रथम, उसने पवित्र संघ ईसाई धर्म के नाम पे चलवाना शुरू कर दिया। फिर वो व्यवस्था देखिए लंबे समय तक तो चल तो नहीं पाई, उसमें भी दरार आ गया, ठीक है। कंसल्ट ऑफ यूरोप देखिए धीरे धीरे 1822 तक आते आते वो टूटने लग गया। इसमें देखिए रूसी शासक और मेटरनिक ने बहुत अधिक, चूंकि इन्हीं दोनों के अंतर्गत जो भी डाइवर्सिटी की मैंने शुरू में बात किया था कि रूस में और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में विभिन्न भाषा भाषी नस्ल के लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो ये लोग चाहता था कि परिवर्तन को किसी भी हद तक के लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता था। इसीलिए सब जहाँ परिवर्तन देखा उसको कठोरता से दबाना शुरू किया। लेकिन ब्रिटेन बोलता था देखो यार ऐसा नहीं है, धीरे धीरे समय बदल रहा है। ब्रिटेन ऑलरेडी गौरवपूर्ण मैग्ना कार्टा से युक्त है, संसदीय प्रणाली से युक्त है, तो देखिए वो भी देख रहा है और बोल रहा है कि नहीं भाई, ठीक है। इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस नरम रुख का लोग आकांक्षी है कि परिवर्तन तो धीरे धीरे होना चाहिए। और 1822 में इसीलिए कंसल्ट यूरोप भंग हो गया। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो आंतरिक दरार के बावजूद भी, ठीक है, वीना कांग्रेस का जो रोल है यूरोप में केंद्रीकृत, माने केंद्रीकरण
करने में काफ़ी यहाँ पे रोल प्ले करेगा, क्योंकि यूरोप के बाहर देखिए उपनिवेशों को लेकर कितने भी हिंसक झड़प क्यों ना हो, ऑलरेडी ब्रिटेन और फ्रांस में कोई रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था उपनिवेशों को लेके, लेकिन यूरोप में ये लोग ठीक है अन्य महाद्वीप के परिवर्तन से दूर होके सारे मने होता है ना गिले शिकवे को भुला के ये लोग इस वीना कांग्रेस को या फिर आपस में जो शक्ति संतुलन की अवधारणा को यहाँ पे बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा इनके पीछे अगर देखा जाए तो अचीवमेंट था। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग मेटरनिक पद्धति, ठीक है, लास्ट टॉपिक यहीं बचा हुआ मेटरनिक पद्धति। तो ऑस्ट्रिया का ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताया था हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत जो कि एक निरंकुश शासन से परिचालित हो रहा था, वहीं का चांसलर था क्लीमेंस वान मेटरनिक। ध्यान रखिएगा क्लीमेंस वान मेटरनिक चांसलर, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री के पद के रूप में। बहुत ही अलग किस्म का व्यक्ति था मेटरनिक, जिसे अनुदारवादी प्रतिक्रियावादी और दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पे बोला जाता है यूरोप का पुलिसमैन। अनुदारवादी मतलब समझ लीजिए जो परिवर्तन का विरोधी है, अर्थात किसी भी निगलिजिबल परिवर्तन का भी वो ठीक है आकांक्षी नहीं है। प्रतिक्रियावादी मैंने क्रांति का जो भी ठीक है विचार आया है उस क्रांति विरोधी होना है, उसके विचारों को किसी भी कीमत पे आगे बढ़ने में नहीं देना है। ऐसा क्यों कर रहा था? तो इसको यही था कि भाई अगर ये सब चीज़ होने लगेगा तो हमारा साम्राज्य टूट जाएगा, क्योंकि इसके साम्राज्य में बहुभाषा भाषी नस्ल के लोग मौजूद थे और जहाँ पे भी डाइवर्सिटी हो उसको एकीकरण के साथ चला के रखना इतना आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रिया में ऑलरेडी सबसे अधिक ठीक है जर्मन जाति के लोग थे। जर्मन जाति के बाद से ध्यान रखिएगा वहाँ पे आएगा स्लाव जनजाति, मग्यार जनजाति, ठीक है, माने जनजाति क्या बोले माने जो भी वहाँ पे नस्ल के लोग हैं, जर्मन नस्ल के लोग, स्लाव नस्ल के लोग, मग्यार नस्ल के लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो ऑस्ट्रियाई शासक देखिए अब स्वाभाविक सी बात है कि जर्मन नस्ल के लोग अगर मौजूद हैं यहाँ पे तो जर्मन लोगों के लोग ज़्यादा ध्यान देगा, स्लाव और मग्यारों को कम देगा। देखिए ये चलता है भारत में भी, देख लीजिए, ठीक है, जिसकी भी सरकार आएगी जो जिस विचारधारा से चलता है तो उस विचारधारा के तहत अपने लोगों का स्पेस देता ही देता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, होशियार है। तो यहाँ पे भी कुछ यही भाव था, इसीलिए देखेंगे यहाँ पे कितना ये मतलब अलग तरह की नीति अपनाता था कि स्लाव में, ठीक है, स्लाव क्षेत्रों में जहाँ कहीं विद्रोह भड़कता था तो मग्यार के जो सिपाही होते थे सब इसी के अंतर्गत हैं, उनको भेज देता था, ठीक है। मग्यार में जब विद्रोह भड़कता था तो स्लाव, ठीक है, नस्ल के लोगों को मग्यार में हिंसा को दबाने के लिए भेज देता था। कहने का मतलब ये यही चाहता था कि अगर अपने साम्राज्य को टूटने से बचाना है और अपनी निरंकुशतावादी परंपरा को बचाए रखना है तो दोनों को लड़ाते रहो। जब तक दोनों को लड़ाते नहीं रहोगे, डिवाइड एंड कन्क्यूर मैंने फुट करो राज करो की नीति को भाई अपनाते रहो, तब जाके बेहतर होगा। जैसे भारत के अंदर में देखिए कैसे अंग्रेजों के द्वारा इसी फुट डालो राज करो की नीति के माध्यम से किस प्रकार से लंबे समय तक अंग्रेजों के द्वारा भारत, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों को बांट के राज किया गया। यहाँ पे भी कुछ कुछ टाइप इस मेटरनिक का भी, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है। इसकी विशेषताएं क्या थी? तो न्यूटनवादी संतुलन पे चलने वाला था। बोलता था कि भाई कोई भी जो संस्था है, जितनी भी संस्था है, सभी संस्थाओं में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई जब कोई भी संस्था है संतुलन होना जरूरी है तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ऑलरेडी, ठीक है, 18वीं शताब्दी में मोंटेस्क्यू बोल के चला गया। तो भाई इसमें भी न्यूटनवादी संतुलन लाना चाहिए। ये बेचारा इसके विरोध मैंने इसके सोच में ही एक विरोधाभासी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्रांति का कारण बोलता था कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नहीं होता है। अभी तक आप लोगों ने अभी तक, ठीक है, अगर शुरू से देख रहे थे इतना समझ में आ गया होगा कि जहाँ भी क्रांति का कारण है, परिवर्तन का कारण है, वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक यही सारे कारण ही होती है। लेकिन ये बेचारा अभी भी अनजान था। बोलता था कि क्रांति का कारण षड्यंत्र से होता है, ना कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों से। सोचिए कितना ये पीछे सोच रहा है अभी। उग्र परिवर्तन को, ठीक है, हमेशा ही इसने अपनाया। मैंने उग्र परिवर्तन को दबाने के लिए, आपसी संघर्षों को रोकने के लिए वही फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। ये बोला कि देखो कोई भी राज्य की जो घरेलू नीति है, घरेलू नीति ही विदेश नीति का आधार होती है, और घरेलू नीति को अगर मजबूत बनाना है तो क्या करना है? तो जितना भी राज्य का पावर है, ठीक है, उस राज्य के पावर को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में लंबवत, क्षैतिज, हर तरीके से अप्लाई कर दो
और जो भी लोग हैं परिवर्तन के उनको क्या कर दो, दबा दो। देखिए कितना संकीर्ण मानसिकता का ये मेटरनिक दिखाई दे रहा है। संचालन में वैधता को लेके ये बातें कर रहा है कि ठीक है, निरंकुशतावादी पे ये बल दे रहा है। संचालन में वैधता के तहत वही वैध परंपरा को ठीक है पूरी तरीके से ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कुल मिला के आप इसकी विशेषताओं में सब बातें आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उसके उद्देश्य की बात करें तो यही चाहता था कि फ्रांस की क्रांति से पूर्व या फिर वेस्टफेलिया की संधि के माध्यम से जो भी सीमा निर्धारण हुआ था वहीं पे पुनः स्टेज में यहाँ पे लाया जाए। मैंने एकदम समझ रहे समय मैंने जो परिवर्तन हो गया है, ये यही चाहता था कि आज जो समय 21वीं सदी आ गया है पुनः हमको उसको 20वीं सदी में लेकर चलना है। तो सोचिए क्या उस परिवर्तन को लोग अपना लेंगे। तलवार के दम पे, बंदूक के नोक पे तो लोग कुछ समय तक हो सकता है कि एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन लंबे समय तक परंपरा नहीं रह सकता था, अर्थात टूटना तय था। राष्ट्रवाद प्रजातंत्र को हर हाल में इसको ख़त्म करना चाहता था कि फैलने नहीं देना है इसको, और इसका यही टारगेट था कि ऑस्ट्रेलियाई हित की हमें क्या करना है, रक्षा करना है। कुल मिला के इसकी संकीर्ण मानसिकता को ये सब चीज़ यहाँ पे दर्शा रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या मेटरनिक पद्धति यूरोपीय समाधान माने यूरोपीय समस्या का उचित समाधान थी। देखिए यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो इतना तो आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये जो मेटरनिक पद्धति बिना कांग्रेस की जो व्यवस्था था कहीं से भी उचित समाधान यहाँ पे नहीं लग रहा था, बल्कि इसने सैन्य शक्ति के माध्यम से इतिहास की धारा को मोड़ने का प्रयास किया, लौटाने का प्रयास किया, जो ये हमेशा ये सक्सेसफुल यहाँ पे हो ही नहीं सकता था। पुरातन व्यवस्था को इसने बनाए रखा, और ये पुरातन व्यवस्था तो फ्रांस की जनता कब से यहाँ पे नकार चुकी थी। तो बाकी यूरोप के राष्ट्र कोई मंगल ग्रह से तो नहीं आए थे, वहाँ भी टूटना तय था, लेकिन ये बनाए रखना चाहता था। और यही कारण है ठीक है कि इसकी रूढ़िवादी नीतियों के माध्यम से देखिए 1848 में इसको देश छोड़कर भागना पड़ा जान बचा के। इसका समाधान जो था बहुत ही अवैज्ञानिक था। इसने मैग्यार नस्ल के जहाँ हिंसा होती थी स्लाव को भेज दिया, स्लाव सैनिकों को। स्लाव के पास हिंसा होता था तो मैग्यार नस्लों को भेज देता था। आपस में हमेशा ही लड़ाने की, डिवाइड एंड कन्क्योर की नीति को अपनाता रहा। ये कहीं से भी देखिए अच्छा हो नहीं सकता था। बेहतर समाधान यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई जब इसको इतना मन था कि भाई ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य को बचाए रखना, तो भाई वहाँ पे थोड़ा बहुत सहायता देता, संघीय व्यवस्था को लाता केंद्र और राज्य के संदर्भ में, जैसे भारत और ठीक है बाकी राज्यों का है मैंने भारत, समझ रहे हैं। जिसे यूएसए ने किया, यूएसए का बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से यूएसए ने जब 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो जो भी 13 जो उपनिवेश थे कैसे उनको एक छाते के अंतर्गत यहाँ पर लाया गया, संघीय ढांचे के अंतर्गत लाया गया। केंद्र भी मजबूत हो गया, राज्यों को भी सहायता मिल गया। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीकृत व्यवस्था का पस्तर था, टूटना तय था। राष्ट्रीय अखंडता और क्षेत्रीय समस्याओं को अगर इसका सामंजस्य बैठा कर चलता तो हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य टूटता भी नहीं। भारत को देख लीजिए ठीक है, अभी शानदार तरीके से राष्ट्रीय अखंडता और क्षेत्रीय समस्या को ठीक है बैलेंस बना के चल रहा है। इसीलिए आज ठीक है 70 साल से अधिक हो गए, भारत अभी भी चल रहा है। अदरवाइज जब भारत का संविधान बना तो यूरोपीय राष्ट्र हैरान थे, बोलते थे कि 10 से 15 सालों तक भारत चल नहीं पाएगा और भारत का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। आज भी विदेशी लोग आते हैं तो भारत को बोलते हैं कि भारत कोई एक देश नहीं है बल्कि कई सारे देशों का समूह है। देखिए जब ये सब बातें अगर निकल के आती हैं, फिर भी भारत में इतनी डाइवर्सिटी होते हुए अगर भारत निरंतर रूप से अगर चल रहा है तो इसकी खासियत है विविधता में एकता। भारत का संविधान ठीक है मतलब सबकी भावनाओं को आदर करते हुए चलना। तो ये चीज़ तो बेचारा ठीक है मेटरनिक भी कर सकता था, लेकिन मेटरनिक वही था अपने तलवार के दम पे चलाने वाला, वो लंबे समय तक कभी चल ही नहीं सकता था। मेटरनिक पद्धति की उपलब्धियों की बात करें तो ध्यान रखिएगा 30 वर्षों तक ये लगभग शांति रहा। देखेंगे तो 1815 में आया और 1800 ठीक है 45 के आसपास के पास देखेंगे तो मैंने बहुत अधिक यहाँ पे आपको युद्ध वगैरह दिखाई नहीं देगा। लेकिन 1848 में पुनः क्रांति भड़केगी धीरे धीरे ठीक है। ये चीज़ बहुत बड़ा समझ रहे हैं ना, मतलब एक चिंगारी जो है आग का रूप ले लेगा और इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा। इस दौरान 30 वर्षों की शांति के दौरान यहाँ पे शक्ति संतुलन बना रहा। साहित्य कला को यहाँ पे काफ़ी ठीक है प्रमोशन मिला, बढ़ावा मिला।
यही आप मेटरनिक पद्धति के, ठीक है, उपलब्धि के रूप में इसे दिखा सकते हैं। अदरवाइज उपलब्धि आता है तो हमेशा एग्जाम हॉल में स्टूडेंट के, ठीक है, हमेशा मेटरनिक को लेके एक नकारात्मक छवि ही रहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत बैलेंस करके आपको आंसर राइटिंग करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कल हम लोग बात करेंगे, ठीक है, 1820 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, जो कि इटली और जर्मनी के एकीकरण से पहले, उसको भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब आप इस वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक से पूरी तरीके से, इसके अंतरात्मा से आप बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सपोर्ट अपना बनाए रखें, एंड शेयर देखिए अधिक से अधिक करें, क्योंकि जिस प्रकार से, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी वर्तमान में क्वेश्चन का लेवल बन के आ रहा है, हो सकता है कि ग्रामीण एरिया में रहने वाले स्टूडेंट के बीच इस तरह का कंटेंट उपलब्ध ना हो, या मे भी, ठीक है, ये रहता भी नहीं है यहाँ पे। किताबी भाषा से आप एग्जाम में जिस तरीके से घुमावदार प्रश्न पूछा जा रहा है, उसको करना इतना आसान नहीं है। आपको एक कंसेप्चुअल स्टडी करना पड़ेगा, जो कि मैं करा रहा हूँ, रटने की प्रक्रिया से बाहर अपना रहा हूँ, मैंने, ठीक है, करवा रहा हूँ। आपको भी थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना होगा क्या, क्यों, कैसे। बार बार मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, तब जाके, ठीक है, मेरा मेहनत और आपका जो, ठीक है, मेहनत है, दोनों अच्छा खासा एक सफलता का रंग लाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।